हाय फ्रेंड, फिर हम आज एक बार पुष्पेंद्र यादव पॉडकास्ट चैनल पर। और आज हमारे बीच में जो हस्ती हैं वो मेरे मामा जी श्री बलवीर सिंह यादव, रिटायर फौजी, इंडियन आर्मी। मामा जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। मामा जी ने बहुत लंबी जर्नी तय की थी अपने जीवन में, बड़े संघर्षों के साथ अपने जीवन को कामयाब बनाया। तो हम मामा जी से आज बात करेंगे उनके जीवन शैली पर कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया और वो आज की जनरेशन के लिए किस तरीके से एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो मामा जी हमें सबसे पहले ये बताइए, आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आपका जीवन का सबसे पहला जो पड़ाव स्टार्ट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था? आपका परिवार किस परिस्थिति में था? मेरा जो परिवार शुरुआत में एक गांव के तौर पर मिडिल क्लास में और अपनी एक अच्छे स्तर के में परिवार में मेरे दादाजी रहे। और पिताजी और मेरे दो चाचा सब पोस्ट ग्रेजुएट रहे। पिताजी पहलवान में थोड़ा शौक रखते थे। और इसी बीच में हम गांव की प्राइमरी एजुकेशन गांव के विद्यालय से ली थी, जिसको बाद में 8th जूनियर क्लास हम थोड़ा सिटी टाउन की तरफ गए। फिर 10th क्लास के लिए दूसरे कस्बे में गए जो अपने से 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ के बाद में ग्रेजुएशन के लिए हम आगरा गए थे। और इस शिक्षा के लिए हम अपने ही अ, जो संसाधन, अपने फिजिकल शारीरिक तौर पर और बाई स्किल हमने ये दूरी तय की थी अप टू ग्रेजुएशन। मैंने 10th क्लास 1981 में किया था, जो कि बायो का स्टूडेंट रहा मैं। और उसी बेस पर मेरा आगे जो भी उद्धार हुआ उसी से हुआ। और 1986 में मैं सेना में ज्वाइन हो गया और मुझे मेडिकल कोर मिली आर्मी की। और पढ़ने में हम ठीक थे, अप टू नियर अबाउट 60% मार्क यूपी बोर्ड से। और वहाँ भी मेरे अच्छे मार्क आए सेना की एजुकेशन के, जो हमें दी जाती थी। और उसमें से फिर मैं 20 महीने नर्सिंग सेवा दिया था हॉस्पिटल में। और उसके बाद में मेरा फिर ग्रुप चेंज होकर के रेडियोलॉजी विभाग आ गया। रेडियोलॉजी विभाग के बाद में फिर जैसे जूनियर कमीशन हम बनते हैं, तब हमको ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का एक कोर्स कराया गया सेना के द्वारा, जिसमें हमने रेडियोथेरापी जैसे कैंसर के मरीजों को ओ। सिकाई देते हैं। ठीक है, ठीक। तो वो सिकाई का काम हमने 4 साल आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में किया। उसके बाद फिर जैसे सर्विस बढ़ती गई और भी सीनियर होने के नाते जिम्मेदारियां मिलती गई। और लकीली हमको यूएन मिशन में शांति सैनिक के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी वो मिली, जो हम सूडान गए थे, साउथ अफ्रीका। अच्छा, सूडान गए थे आप? हाँ, अच्छा अच्छा। वहाँ हमने हमारा लेवल 2 हॉस्पिटल था करीब 60 आदमी का। अच्छा। और उसका मैं सीनियर जेसीओ यानी जूनियर कमांड ऑफिसर जो बोलते हैं, वो रहा मैं। वेरी गुड। और वहाँ नील और रिवर है, उसमें हमने आनंद लिए, बड़े बड़े जानवर जंतु देखे। और देश विदेश की वहाँ सेना थी, उनसे भी मुलाकात होती थी। और पानी के शिप में भी घूमे, एयर बाई एयर तो हमने वहीं जर्नी किया। तो शिक्षा ये रही। और मेरी बेसिकली जो 10th क्लास का मार्गदर्शन या जो स्टडी है, मेरे अंकल डॉक्टर फतेह सिंह, इन्हीं की शिक्षा दीक्षा में हुई। और ये भी अपने बॉटनी से पीएचडी किए थे। तो इन्होंने काफ़ी मेरा 10th क्लास का जो भी स्तर था इन्होंने बनाया। और उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जो आज है, फिर भी हम लैंप जला के एक यूनियन बच्चों की बनाकर एक दूसरे के जहाँ सुविधा थी वहाँ घर बैठ के सामूहिक पढ़ा करते थे, वहीं सोते रात को 11 बजे तक, फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे या 4 बजे से जगते थे। और अपना हर सब्जेक्ट का एक शेड्यूल बनाते थे कि किस सब्जेक्ट को कितना मिनट स्टडी करना है। इस बेस पर अपना हमारा जो कोर्स था या अपनी स्टडी थी वो हो अच्छा जाती मामा थी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ का अरसेना विलेज जो है आप मेरी। ननियाल, तो यहाँ से आप आगरा के लिए जाते तो किस तरीके से जाते थे? इसमें आगरा हम बाई बाई स्किल जाते थे, तो जिसको हम अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 40 मिनट में तय कर लेते थे, जो कि दयालबाग आर्या यूनिवर्सिटी, वहाँ हम पढ़ते थे।
वहाँ हमने जो 12th क्लास हमने एग्रीकल्चर से की थी मैंने, और जो ग्रेजुएशन की थी मार्केटिंग और जो रूरल साइंस अच्छा उससे करी थी हमने। अच्छा अच्छा और 10th तो बायो की थी। अच्छा अच्छा। तो ये थे मेरे 3 जो स्ट्रीम रही थी, और तीनों जो एजुकेशन आई थी अलग अलग आई थी। तो मैं आज की जो जनरेशन है उसके लिए आपसे क्या मार्गदर्शन के रूप में कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई मार्गदर्शन के रूप में उनसे शब्द कहें कि आने वाली जो पीढ़ी है वो पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के लिए भी तत्पर रहे, तैयार रहे कि आगे चल के हमारे देश को इंडियन आर्मी में नए नए युवा जिसकी भी जरूरत पड़े तो बढ़ चढ़कर सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और भारत माँ की सेवा करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? इसमें कोई खास बड़ी तैयारी नहीं है अगर बच्चा अपने आप में एक्टिव है। जैसे मैंने अपने अपने स्तर से सेकंड चांस में मैंने सिलेक्शन पा लिया था, और अपने आप में मेडिकली फिजिकली मुझे बिलीव था कि मैं फिट फॉर हूँ। एजुकेशन का ये रहा कि जो टेस्ट, तो अपने आप में हम मेरिट लिस्ट में 4th नंबर आए थे उस समय में। तो अगर बच्चा कुछ ऐसी गाइडलाइन आती हैं, बुकें आ रही हैं, उनसे पढ़े, कुछ भी नहीं है तो एक अपने घर पर ही थोड़ा सा मतलब 10-20% फिजिकल पर भी ध्यान दे। जैसे मैं अपना 2 किलोमीटर रनिंग करता था, और फिजिकली अपने पिताजी के लेफ्ट राइट में उनसे भी व्यायाम सीख लेता था, वो सब चिन अप जो भी है दंड वगैरह। और साइकिलिंग हमारी थी डेली 20 किलोमीटर की, तो वो एक हमारा प्लस पॉइंट थी। अच्छा, डेली आप 20 किलोमीटर की डेली साइकिलिंग हाँ करते थे? हाँ, अरे वेरी। 20 जाना 20 आना। अच्छा, तो 40 किलोमीटर हो गया। आगरा तो तक आगे, आप आर्या स्कूल हाँ, में जिसमें जाते थे? फिर अच्छा और ऐसे ही बिचपुरी से हमने ग्रेजुएशन करी, तो वहाँ भी साइकिल से जाते थे। अच्छा अच्छा। तो फिजिकल में थोड़ा सा एक्टिव रहे, ये नहीं है कि फिजिकल नहीं होगा। कुछ लोग फिजिकल इतना ओवर कर लेते हैं कि वो खुद ही अपने आप में डाउन हो जाते हैं, जहाँ एनर्जी की जरूरत है वहाँ नहीं लगाते। और स्टडी के लिए अगर ये 4 घंटे, 2 घंटे अर्ली मॉर्निंग बिफोर गेट अप, सुबह जगने के बाद 2 घंटे पढ़ लें होम स्टडी, और 2 घंटे शाम को पढ़ लें। जैसे हमारे एक टीचर कहा करते थे शुक्ला जी, कि जो बच्चा अगर 4 घंटे घर पे पुस्तक पलटता है तो वो जरूर 4 नंबर तो फालतू के ज्यादा ला ही सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात। क्योंकि उनको पता रहता है कि ये मैंने वहां पलटा था। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने एक कैलेंडर देखा था कि अगला वो दिवस कौन से तारीख को है, तो 6 रुपए का कैलेंडर लिया और 1 नंबर का मार्क उसी में से आ गया। तो चलते फिरते हमारे जो क्वेश्चन है अपने लेफ्ट राइट ही घूमते हैं, टीवी पर मिल जाए, सराउंडिंग में एक दूसरे की बात से मिल जाए। तो जनरल अवेयरनेस सेना के एग्जाम में आधा से 40% 50% बच्चा करता है, तो बाकी 50% सेना करा लेती अच्छा, है। हाँ। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपकी जो जॉब लाइन, जो सेवा की लाइन रही देश के लिए, उसमें आपने कोई विशिष्ट ऐसी लड़ाई, वॉर देखा या फिर उसमें पार्टिसिपेट आप हुए? ऐसा है, मेरी हॉस्पिटल सर्विस है, हम्म और ड्यूरिंग ये ऑपरेशन, कई जगह ऐसे ऑपरेशनों में हम लोग हॉस्पिटल में ही एक्स्ट्रा नफरी में हम्म तैनात कर दिए गए थे कि अगर ज़रूरत पड़ती है हम्म तो हॉस्पिटल में कैजुअलिटी आती है तो वहाँ एक्स्ट्रा पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। हम्म। तो हम बीकानेर में, जो वाजपेयी जी के समय में 2002 के करीब बीकानेर हॉस्पिटल में रहे थे। अच्छा और कैजुअलिटी तो हमने सूडान में भी देखी थी। एक अच्छा गाड़ी में आम जनता जो नॉर्थ सूडान साउथ सूडान के सैनिक आपस में हमला करके, और जैसे लकड़ी भर के लाते हैं ऐसे गाड़ी में भर के ले आए, तो उनकी कैजुअलिटियों को संभाला। ओ। एक दो अपने हिसार में एक मियाँ बीवी एक्सीडेंटल हो गए। तो ये चीज़ें अपने सामने आई हैं, तो उनकी हमने कंट्रोल कमांड करी, टेकअप करवाया अपने साथी बच्चों से कि इनको कैसे इवेक्यूएशन करना है ओके इंजरी के अनुसार। ओके। आज ही देखो आज का ताज़ा खबर, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वर्कर बैठा हुआ, हॉस्पिटल स्टाफ बैठा, उसी को उसी की टेबल में सांप काट गया। हाँ हाँ। और जबकि जो चिकित्सा करनी चाहिए वो उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो आपके हाँ, विलेज का ही मामला है, विलेज का ही आज का ही मामला है। मामला हाँ, है। हाँ। तो वहाँ मेरे भतीजे एडमिट थे, तो उनके साथ मैंने कहा भाई मैं भी पैरामेडिकल से हूँ, हम्म आप बेटे ये क्या कर रहे हो इनका। वैसे तो ये सब सेवाएं बंद हो गई हैं हम्म लेटेस्ट, पर बीइंग मेडिकल अफसर तक पहुंचने से पहले हमें कुछ केयर कर लेना चाहिए। हम्म
है ना। तो उनको जल्दी रिक्वेस्टेड कराया, गाड़ी वाड़ी मंगवाई, बाइक से पहुंचाए। फिर वो बीच में अपने भूल भुलैया में फंस गए कि ओझा पे जाना, झाड़ फूक पे जाना। बच्चा सीरियस हो गया, सीरियस होके अब हॉस्पिटलाइज है, पर अभी की स्टिल कंडीशन स्टेबल है, पर नहीं, कह नहीं वैसे तो सकते। आजकल जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ये झाड़ फूक करना, ये इसका तो सभी ये लोग विरोध कोई करते हैं। कोई उचित नहीं है, हाँ। सही नहीं है, लेकिन लोग प्रचलन ऐसा बन गया है कि हर एक बगल में नजदीक में यही लोग रहते हैं। तो चाहे मैं भी हूँ तो मेरे भी परिवार मेरे कहने पे नहीं जाएंगे, अच्छा वो खुद अपने आप बोलेंगे ले बेटा तुम इधर आ जाओ। अच्छा अच्छा। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी घर में अपने सलाह देते हैं, पर वो सलाह किस समय क्या काम आती है, तो उस समय वो सब भूल जाते हैं। उनको बिलीव रहता है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वहां की तरफ जाते हैं। अच्छा मामा जी, मैं आपके सन और डॉटर, आप थोड़ा सा बताइए कि हम्म। परिवार के बारे में भी थोड़ा सा, कि किस तरीके से आपका परिवार है। परिवार हमारा छोटा ही है। हमारे दादाजी की 3 संतान, उनकी फिर हम अलग अलग संतान हैं। 4 हम भाई हैं अपने पिताजी से। चाचा जी के 3 संतान हैं। बड़े चाचा जी की 2 संतान हैं। उनमें से बड़े चाचा जी का एक बेटा फूड इंस्पेक्टर FCI जो कि लखनऊ में पोस्टेड है। हम्म। और हमारे जो छोटे चाचा जी हैं, उनका लड़का भी मेरी ही विभाग में फार्मासिस्ट, बी फार्मा करके आर्मी मेडिकल कोर में अभी सेवारत है, न्यूली ज्वाइन है, 2-3 साल हुआ है। और मेरे बच्चे भी एक आर्मी स्कूल में टीचर की जॉब की सेवा दे रहे हैं, आगरा। हम्म। पुत्र वधू मेरी भी इसमें है, आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल में, हम्म। यहीं आगरा में पोस्टेड है। हम्म। अभी वो 2 साल पहले ट्रांसफ़र होके आई है इंदौर से। हम्म। 10-12 साल की वहाँ सेवा दी। हम्म। वहाँ भी उसको अच्छे प्रोत्साहन मिले और अच्छा है। GNM करके हम्म। वो लोग इसमें लग गई थी। हम्म। और बच्ची भी मेरी BSc नर्सिंग आर्मी की ही थ्रो गुवाहाटी से पास आउट है। और वो भी अभी अच्छे केस करा लेती है ऑपरेशन थिएटर में, जैसे ट्रांसप्लांट के केस हम्म। है, ऑर्गन्स के, और अभी ट्यूटर की भी सेवा दे रही है। और बाकी अपने भाइयों के साथ उनका खेती का काम है, तो उस खेती में हम भी जुड़े रहते हैं, थोड़ा लुक आफ्टर करते रहते हैं इनकी तो मैनेजमेंट की। संक्षिप्त में बोला जाए कि आर्मी के प्रति हमारे नौजवानों को सभी को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें साथ साथ जॉब के साथ साथ आपका जो पूरा परिवार है, पुत्र वधू है, बेटी है, वो आर्मी के से ही रिलेटेड सेवा कर रही है जनहित में, और उनका जीवन यापन भी सुकून सुकून तरीके से चल रहा है। ऐसा है कि अभी हमारे जो बीच में नवक आते हैं, हम्म। सेना के प्रति इतनी उनके पास नॉलेज नहीं है कि सेना हमको क्या देती है और हम क्या ले पाते हैं। हम्म। सेना के अंदर इतनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक 10वीं पास बच्चा आर्मी अफसर बनता है, सिपाही से जाता है तो आर्मी अफसर भी बनता है, बीइंग कमीशन फेस करता है, हम्म। जो कि कर्नल ब्रिगेडियर तक जाते हैं। हम्म। और इसी में जो बच्चा NDA सेलेक्ट करके जाता है, हम्म। वो जाता है जनरल तक। हम्म। तो अगर बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो ऑलरेडी हाई फाई फाइट करेगा। हम्म। अगर बेसिकली मीडियम बच्चा है, सेना ज्वाइन करे। सेना में इतनी सुविधा है कि आप खुद भी भविष्य अपना बढ़ा सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है साथ साथ रहते रहते। मेडिकल फैसिलिटी, क्वार्टर फैसिलिटी, पेरेंट फैसिलिटी, हाँ ना, ट्रेवलिंग फैसिलिटी। तो इससे क्या है कि हम तो सेवा दे ही दे रहे हैं, लेकिन हमारे होते हुए हम जो बच्चों को नहीं दे पाएंगे, वो सेना दे देती है। बहुत बहुत आपके बहुत विचारों से हाँ। मैं बहुत प्रभावित हुआ। और इसमें बच्चे, अभी जैसे मेरे गांव का एक बच्चा है, अब उनका बच्चा एक आर्मी ऑफिसर है। अगर वो फादर मान लिए मैट्रिक पास होके आर्मी ज्वाइन किया, लेकिन अगर वही फादर घर में रहता, हम्म। तो मेरे ख्याल से वो बच्चे वो शिक्षा स्कूल में नहीं पहुंच पाते हम्म। और ना वो अफसर बनता। हम्म। और अब उसी सेना की वर्दी के रहते रहते फादर अपनी जनरल ड्यूटी करते रहे, बच्चों को स्कूल मिल गया, स्कूल में उनको अच्छे अच्छे टीचर मिल गए, जो कि अपने अच्छी बड़े बड़े क्वालिफाइड टीचर होती हैं, अफसरों की भी हैं, पोस्टेड अफसर भी होते हैं उनकी। तो ऐसे बच्चे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक स्कूल बड़ा है या वो कोचिंग सेंटर बड़ा है। हर हर संस्था से हर साल 2 4 6 बच्चे, जो बोलते हैं ना कि मेधावी छात्र, सब जगह से सब सेलेक्ट होते हैं।
बशर्ते उनको संगति और अपने मन की इच्छा होनी चाहिए। अगर एक ने 3 इच्छाएँ जागृत कर ली तो एक भी इच्छा नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल बात सही अगर कही। वो एक सा लीजिए, एक के साथ में एक सबॉर्डिनेट 1 सेकंड जो लाइन बोलते हैं हमारे, उसको रखिए, तो हो सकता है कि आप बोलते हैं ना कि ऊँचे स्तर पे जा रहे हो आप सिलेक्शन के लिए, तो एक छोटा स्तर की सिलेक्शन की तैयारी कर दो, तो उसको तो पार कर जाओगे। हुँ, भाई आप मान लो डीएम नहीं बन पा रहे, हुँ, तो एक छोटा-सा कोई सुपरिटेंडेंट तो बन जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई वहाँ फीस में आप परसेंटेज गिर जाते हैं, हुँ, तो यहाँ तो आ जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ है, तो मैं कहता हूँ कि अभी अग्निवीर के नाम से लोग अपने आप में मासूमियत है। हमारे समाज भी उनको लाइक नहीं कर रही है कि जैसे शादी ब्याह करना है। अरे वो जाएँगे तो कहाँ जाएँगे? अग्निवीर में अगर टैलेंट है तो अभी सेना इतने उनको परसेंटेज जो रखा है कोटा, उतना वो वहाँ उनके एफिशिएंसी के अनुसार उनको वहाँ परमानेंट रखेगी। अगर आपने अग्निवीर की मामा जी बात जो करी दी है, तो मैं आपसे अग्निवीर पर ही ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा हुँ, कि हुँ। अग्निवीर आज के युवाओं के लिए सरकार के द्वारा सही फैसला है या नहीं? संक्षिप्त में और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बताएँ। देखो ऐसा है कि इसमें अग्निवीर 4 साल की सर्विस करके वापस आने के बाद ये नहीं कह सकते कि 100% सब जॉब कर जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो इस बेस पर उनकी लाइफ के लिए इतना बढ़िया बेटर प्लान नहीं है। हुँ, और जो स्ट्रगल करिए आकर के और स्टेट कोटा अपना ले लेते हैं कैसे भी, हुँ। और जो मेधावी छात्र हैं वो ज़रूर ले जाएँगे। अच्छा, अच्छा। तो उनके लिए तो बेटर यूँ है कि अगले 4 साल के लिए दूसरा बच्चा जाएगा हुँ, और उसको इसमें महारत हासिल होगी और एक ग्रेस मार्क के तौर पर फिर रिजॉइन होगा। हुँ, जो बच्चा बिल्कुल ही अपने आप में मासूम हो गया हुँ, कि मुझे करना ही, अभी मैं भी हूँ आफ्टर सेवारत निवृत्त के बाद भी हुँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि तुम आ जाओ बलबीर आ जाओ, हमारे हॉस्पिटल में कैंसर मरीज को देख लो, हुँ, इस पे आप हमें गाइड कर जाओ, मेंटेनेंस कर जाओ, हुँ, या फिर हमें सिखा जाओ, या फिर कोई सुरक्षा के माहौल में एडमिनिस्ट्रेटिव में लेना हुँ, चाहता है। हुँ, हुँ, तो बीइंग वही चीज़ पॉइंट आती है कि अबव 60 होने के नाते प्राइवेट सेक्टर तो कहता है अरे यार रख लेंगे, हुँ। लेकिन जहाँ सुविधा गवर्नमेंट के पॉइंट की है तो वो बोलते हैं अरे सर अब आप आराम कीजिए। तो ये चीज़ है अपने पास। अच्छा मामा जी, अपने पॉडकास्ट की अंतिम समय में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान चल रहा है और किस तरीके से जीवन यापन और कैसे हो रहा है? तो बताएँ थोड़ा-सा? रिटायरमेंट के बाद जीवन प्लान मेरा बढ़िया है। हाँ, मेडिकल साइड से जहाँ भी कोई मुझे अपॉर्चुनिटी या घटनाएँ दिखती हैं तो उनके बीच में थोड़ा-सा अपना सहयोग दे देता हूँ। अच्छा सेवा देते हैं हाँ, बिल्कुल, ठीक अगर है। किसी को समय पे मिल जाती है तो उसकी लाइफ बच जाती है, समय लॉस हो गया तो लाइफ लॉस हो गई। हुँ, और अपने घर में भी देखभाल करता हूँ। अभी मदर मेरी थोड़ी अबव 85 है तो उनकी भी केयर में नर्सिंग सेवा दे रहा हूँ। हुँ, अपने लिए फिजिकली मैं सुबह 2 ढाई घंटे घर से खेत करीब डेढ़ आना डेढ़ जाना, 3 किलोमीटर की मेरी वॉकिंग और हुँ। 3 किलोमीटर शाम को। जैसा कि हाँ। मैंने आपसे बोला था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, हम वार्तालाप करते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। हुँ, हुँ। तो आपने बोला कि खेतों पर ही चलते हैं, तो देखो क्या सुंदर वातावरण है और पूरी हरियाली आज और ल सब कुछ दिखाई दे रहा है, आज इतना लग अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। लकीली ये हमारे धान की रोपाई चल रही है जो भाइयों की, हाँ, बिल्कुल। और 2-2 3-3 ट्रैक्टर इधर से उधर भाग-दौड़ कर रहे हैं, लेबर लगा हुआ है। हुँ, हर खेत में हरियाली और बढ़िया आज मौसम वातावरण एकदम कूल है, हुँ। छायादार। साथ-साथ आप सा प्रकृति से भी पूरा जुड़े हुए हैं, हाँ, देश की सेवा करने के बाद। साथ में अभी प्लांटेशन करे मैंने खेत में। अच्छा, अच्छा, क्या-क्या किया है थोड़ा-सा बताएँ प्लीज़? जैसे कुछ कटहल के लगा दिए, अच्छा, कुछ घर परिवार में सब्जी भाजी के, आम के अभी रखे हैं, नींबू के और इसके अमरूद वगैरह के, तो अच्छा। इनको भी लगाएँगे। और प्लांटेशन ज़रूरी है। हम जो साँस ले रहे हैं, हुँ, अगर हम अपनी साँस लेने के लिए एक पेड़ लगा देंगे तो मेरी साँस मुझे ही लाभ देगी, साथ में मेरी परिवार या पीढ़ी को भी देगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी, आगे जनरेशन और को भी ये सोचना चाहिए थोड़ा-सा। हाँ, तो ये चीज़ है कि आदमी प्लांटेशन पे ध्यान नहीं देता है, और अधिकतर हम घर गाँव में अपने लिए साफ-सफाई पे कम खर्चा ध्यान न रख कर के हुँ, अधिक खर्चा फालतू के कर देंगे। हुँ,
जैसे गाड़ी सज रही है, फलाने के यहाँ पार्टी में चले गए, ये भंडारा कर दिए, वहाँ खर्चा कर दिया अनावश्यक। सामूहिक करो, सामाजिक करो, लेकिन सामाजिक तौर पे बच्चों को लाभ तो मिलना चाहिए या गांव के मेंबर को मिलना चाहिए। अभी जैसे एक पेरेंट्स है, अपने बेटी बेटा के लिए कमाता है, जोड़ता है, अब उसमें इतने अनावश्यक खर्चे हैं, उनको बड़प्पन दिखाने के लिए उड़ा देते हैं। संतान के लिए जोड़ा, संतान को लाभ नहीं मिला, और संतान फिर वो उसी स्तर पे आ गई जिस स्तर पर मैं था जब मैं इनिशियली जहाँ से स्टार्ट किया था। हाँ, अभी आज मुझ पर आया तो मैंने कहा इनके काम आएगा, तो वो काम वाला हमने काम तो आया, लेकिन एक्स्ट्रा अपने ऊपर बोझ लाद लिया दिखावे के लिए, और वो बोझ मेरी तो सोर्स ऑफ इनकम घट गई। अब ये बोझ किस पे पड़ेगा? संतान। बिल्कुल। अब संतान के पीछे फिर संतान आई तो किसका उत्थान होगा? नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी का, जो इन्होंने हमारे साथ एक अपना विशिष्ट समय देकर और हमसे वार्तालाप की, और आगे के युवा देश हित में, सेना के हित में देश की सेवा करना चाहते हैं तो वो अग्रसर रहें। मामा जी ने मोटिवेट किया सभी को। और जय हिंद, जय भारत।